अपनी मंगेतर को भाभी बनते देखने के बाद मैंने अपने पक्षपाती पिता की दौलत से 200 करोड़ रुपए छीने, इस दर्द भरे शहर को अलविदा कहा और एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली। मंगेतर भाई के साथ भाग गई। ये सिंगल है और अवेलेबल है। साथ में वो तस्वीर लगाई जो मैंने लाखों खर्च करके खिंचवाई थी। अगले ही पल उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ गया। फे, तुम पागल हो गई हो? जेवियर इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उस पर मर मिटे। मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाती और तुम उसे फ्री छोड़ रही हो। जब फे को खबर मिली कि मैं शहर छोड़ रहा हूँ तो वो बौखला गई। उसने तुरंत असिस्टेंट को मेरा पता लगाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जवाब आया कि मैं देश छोड़ चुका हूँ। फे मैम, आपकी पोजीशन की वजह से आप खुद देश नहीं छोड़ सकती। इस बार लगता है उन्होंने सच में आपको छोड़ दिया। फे की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उस रात क्लब में अपनी दोस्तों के साथ की बातचीत याद आ गई। फे, अभी किसी के साथ से लौटी हो ना? देखो ना, जेवियर हमेशा इतना प्राउड रहता है, किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन तुम्हारे सामने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। देखकर दिल पिघल जाता है। कब शादी कर रही हो उससे? मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल धड़क रहा था, उम्मीद से भरा हुआ, लेकिन जो सुना वो था बस टाइम पास है। शादी कैसी? वो 7 शब्द बड़े हल्के थे, जैसे हवा में कहे गए हों, लेकिन मुझे ऐसे लगे जैसे 7 जहरीले चाकू सीधे दिल में उतर गए हों। उस पल पूरे वीआईपी रूम में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जाहिर था उसकी करीबी दोस्तें भी सन्न रह गई थीं। काफी देर बाद किसी ने हिम्मत करके चुप्पी तोड़ी। फे, सच में 3 साल हो गए, क्या तुम अभी भी उस पुराने वाले को नहीं भूली? पुराना वाला? मेरे दिमाग में जैसे घंटी बज गई, एकदम खाली। फे का कोई पुराना प्यार है? मैं किसी बेजान पुतले की तरह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और सुनता रहा जब फे ने एकदम फ्लैट आवाज में कहा, जब हम अलग हुए थे उसने कहा था 3 साल दो, दूसरों को ट्राई करो, मैं भी करूंगा। अगर फिर एक दूसरे को चाहें तो वापस आ जाना। मैंने मान लिया। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, 3 साल हो गए, मेरी टेस्टिंग खत्म हो गई और फिर अब उसे भी वापस आना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। पूरा बदन ठंडा पड़ गया, उंगलियां तक कांपने लगी। ये 3 साल, ये सारी मीठी यादें, वो हर पल जब मुझे लगा कि हम एक दूसरे को समझते हैं, वो सब बस उसका एक एक्सपेरिमेंट था, दूसरों को ट्राई करने का। तो जेवियर का क्या होगा? तुम जानती हो उसकी पर्सनैलिटी, अगर उसे पता चला तो? मैं वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर खून नहीं था। मेरी नजर उस औरत पर टिकी थी जो रूम में मेन सीट पर बैठी थी, लेकिन मेरे अचानक आने पर उसके चेहरे पर न कोई हैरानी थी न घबराहट, वही ठंडी बेपरवाह एक्सप्रेशन। इतना तो साफ था, अगर उसे जरा भी मेरी परवाह होती तो उसका रिएक्शन कुछ और होता। मैं सीधे उसके सामने गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। फे, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? कुछ नहीं कहना। जो तुमने सुना वही सच है। हम बस टाइम पास थे। मुझे लगता था तुम जानते थे। ईथन ने तुमसे शर्त लगाई थी मुझे पटाओ तो उसके गराज की कोई भी लग्जरी कार तुम्हारी, और अगर वो भी काफी नहीं। यह कहते हुए उसने पॉकेट से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाली और मेरे सामने टेबल पर रख दी। इसमें 10 करोड़ है, इन 3 सालों की ऑन कॉल सर्विसेज का मुआवजा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर वो उठा और जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा मैंने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। फे, मेरा दिल तुम पर आया था। मैंने यह कहते वक्त इन 3 सालों की हर छोटी बड़ी याद सोची, लेकिन उसने सिर हिलाया और फोन निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज प्रीव्यू था। फे, 3 साल हो गए, मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी भी सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, वापस आ जाओ। उस एक पल में मेरी दुनिया पूरी तरह टूट गई। फे ने स्क्रीन पर एक नजर डाली, फिर धीरे धीरे मेरी उंगलियां अपनी कलाई से हटाईं। माफ करना, मेरा दिल नहीं आया, और वो चला गया बिना पीछे देखे। उसने कहा उसका दिल नहीं आया, तो इसका मतलब इन 3 सालों में सिर्फ मैं था, एक अकेला मूर्ख उसकी लिखी इस स्क्रिप्ट में पूरी जान लगाए बैठा। मैं वहीं खड़ा रहा, अपने खाली हाथों को देखता रहा। अगले ही पल मैंने टेबल पर रखी महंगी विस्की की बोतल उठाई और जमीन पर दे मारी। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोके। पता नहीं कितनी देर बाद मैं क्लब से बाहर निकला। रात की हवा लगी तो चेहरा ठंडा हो गया। तब एहसास हुआ कि आंखें भीगी हुई थीं। मैंने बेपरवाही से आंसू पोंछे और एक टैक्सी रोकी। आगे वाली मैबाह के पीछे चलो, मुझे खुद देखना है कि वो कौन है जिसे उसने 3 साल दिल में रखा, जिसके सामने मैं कुछ नहीं था। ड्राइवर ने मेरी हालत देखी, कुछ नहीं पूछा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आमतौर पर हमेशा काम और कंट्रोल्ड रहने वाले फे की गाड़ी की स्पीड आज काफी ज्यादा थी। ये देखकर दिल और दर्दाया इतनी बेसब्री से जा रहा है उससे मिलने। मैंने फेयर दिया और लड़खड़ाते कदमों से टैक्सी से उतरा। एक खंभे की आड़ में छिप गया। मैंने देखा फे एयरपोर्ट एग्जिट पर खड़ा था। तभी एक आदमी ट्रॉली बैग खींचता हुआ बाहर आया। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा बिजली सी लगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि जब फे उसकी तरफ लपका तो उस आदमी ने बाहें फैलाकर उसे थाम लिया और उसके बालों में होंठ झुका दिए, बल्कि इसलिए भी कि वो पुराना प्यार था, जायन। वही जायन जो टेक्निकली मेरा बड़ा भाई था, जिससे मुझे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत थी। माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हुई और 6 महीने भी नहीं बीते थे कि पिताजी एक औरत को घर ले आए और उसके साथ एक लड़का भी था, मुझसे 3 साल बड़ा।
वो था जायन। पिताजी ने कहा वो औरत उनकी पहली मोहब्बत है और जायन उनका अपना बेटा। सच ये था, जब पिताजी बिजनेस शुरू कर रहे थे, पैसे नहीं थे, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, तब वो खुद माँ के पास गए थे। माँ के परिवार ने इन्वेस्टमेंट किया, माँ ने अपना सब कुछ दिया, पैसे भी, प्यार भी, और एक कार एक्सीडेंट में पिताजी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। और नतीजा, माँ की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि पिताजी ने माँ के गहने और जायदाद से उस पहली मोहब्बत को धूमधाम से ब्याह लिया। फे किसी को भी चाह सकता था, जायन को क्यों? मैं सोच में डूबा था कि तब तक फे जायन का बैग उठा चुका था और पार्किंग की तरफ बढ़ चुका था। जैसे किसी जादू ने खींचा हो, मैंने फिर एक टैक्सी रोकी। गाड़ी के करीब होने की वजह से मैं साफ देख सकता था। फे ने सिर घुमाया, जायन से कुछ धीरे कहा और बड़े नेचुरली उसके कान के पास की एक लट को हाथ से हटा दिया। ये वो टेंडरनेस थी जो मुझे 3 साल साथ रहने पर भी कभी नहीं मिली। मैं आंखें फाड़े आगे देख रहा था, आंसुओं से नजर धुंधली हो रही थी। तभी आगे इंटरसेक्शन पर अचानक कोहरा छा गया, एक तेज ब्रेक की आवाज, फिर भयानक क्रैश। मेरी टैक्सी अचानक आगे वाली गाड़ी से टकरा गई और पीछे से एक और गाड़ी ने जोर से ठोका। भयानक झटके से मेरा माथा आगे की सीट से जा भिड़ा, तेज दर्द हुआ और खून आंखों पर आ गया। चारों तरफ चीख पुकार और टूटे शीशों के बीच मैंने देखा सामने खड़ी वो जानी पहचानी मैबाह का दरवाजा खुला। फे बाहर निकला, जायन को थामे हुए, उसकी चोटें देख रहा था, माथे पर बल डाले, चेहरे पर भरपूर फिक्र। फिर उसने जायन को सहारा दिया और जाने के लिए मुड़ा। उसी पल उसकी नजर मुझसे मिली। मैं टूटी हुई टैक्सी की पिछली सीट पर फांसा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन वो पल भी गुजर गया। जायन ने उसकी हेजिटेशन भांप ली। फे, क्या हुआ? कोई जानने वाला है? मैं ठीक हूं, जाकर देखो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फे ने नजर हटा ली। कोई नहीं जानता, सब अनजान लोग हैं। और वो जायन को लेकर वहां से चला गया, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। नर्स ड्रिप एडजस्ट कर रही थी। मुझे होश में देखकर बोली, मिस्टर जेवियर, आप फाइनली उठे। चोट सीरियस है, एडमिशन जरूरी है, फैमिली को कांटेक्ट करना होगा और मेडिकल फीस भी जमा करनी होगी। मेरी आंखें खाली थीं, कोई रिएक्शन नहीं। नर्स ने दोबारा कहा, मिस्टर जेवियर। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। फीस मैंने जमा कर दी। मैंने झट से सिर घुमाया। फे हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर खड़ा था। नर्स चुपचाप चली गई। फे अंदर आया। उसकी नजर मेरी बैंडेज चोट पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे माथे को छूने वाला हो। मैंने सिर मोड़ लिया। फे जी, इतने बिजी रहते हो, एक अनजान इंसान को देखने आने की क्या जरूरत थी? फे का हाथ हवा में रुक गया। अगर मैं नहीं आता तो कौन आता? यह सुनकर माँ नहीं रही, पिता पक्षपाती हैं, स्टेप मदर झूठी है। वो घर कब का मेरा घर नहीं रहा। इन 3 सालों में फे ही था जो हर मुश्किल वक्त पर आया, जिसकी वजह से मैंने सहारे की आदत बना ली, जिसे मैंने अपना समझ लिया। लेकिन आज उसी ने मुझे उस अंधेरे में वापस धकेला। तुम्हारी जरूरत नहीं, तुमने खुद कहा सब खत्म हो गया। फे जी, मुझ पर इतनी मेहरबानी मत करो कि मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊं। मैंने एक गहरी सांस ली, आखिरी बची हुई प्राइड को थामे हुए। वैसे तुमने सच में सोचा मैं सीरियसली कह रहा था? मैंने भी बस कह दिया था, हम दोनों के लिए टाइम पास था। और फिर फे, तुम सच में बहुत ब्रेव हो। फे मेरी बात सुन रहा था। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके माथे पर हल्की सिलवट पड़ी। वो कुछ कहने ही वाला था कि एक नर्स तेजी से अंदर आई। फे मैम, जायन सर की टेस्ट हो गई हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ भड़क उठा। ठीक है, जाओ, अपने पुराने प्यार के पास जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फे ने कुछ देर चुप रहकर मुझे देखा, फिर आखिरकार बोला, मैं इसलिए आया था क्योंकि ईथन ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पर मैं एग्जैक्टली हंस दिया। भले ही उस हंसी से घाव खींचा, दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द दिल के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। फे, चिंता मत करो, मैं उतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूं। उस पल फे का दिल कुछ हिला। पहली बार उसने मुझे रोते देखा था। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना हो, लेकिन कुछ नहीं निकला। वो घूमा और नर्स के साथ चला गया। उसके जाते हुए कदम देखकर मैं पूरी तरह बिखर गया और बेड पर ढेर हो गया। मुझे लगा मैं बहुत देर रोऊंगा, लेकिन अजीब बात, आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में अकेला था, खुद ही सब करता रहा। ड्रेसिंग बदलते वक्त दर्द से ठंडा पसीना आ जाता, खाने में तकलीफ होती। कभी कभी कॉरिडोर में नर्सेस की आपस में बातें सुनाई देती, कह रही थीं कि वीआईपी रूम के जायन सर कितने भाग्यशाली हैं।
फे खुद उनकी देखभाल कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, रात भर जागकर पास बैठते हैं। एक बार मैं उस रूम के पास से गुजरा, दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने देखा फे बेड के किनारे बैठा एप्पल छील रहा था। वो एक पल मेरी आंखों में जैसे जड़ गया। दर्द से आंखें अंधेरी हो गईं, लेकिन मैं रोया नहीं। मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है, जो दिल से चाहता हूँ उसे छोड़ भी देता हूँ। हॉस्पिटल से निकलते ही सबसे पहले वीजा ऑफिस गया। इस शहर में एक पल भी नहीं रहना। वीजा लेकर घर लौटा। अभी घुसा ही था कि स्टेप मदर मिली पूरे मेकअप में। मुझे देखते ही लेक्चर शुरू। जेवियर, इतने दिन बाद याद आया घर का? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीधे एंट्रेंस पर रखी लंबी ब्लू सेरामिक वास उठाई और जमीन पर दे पटकी। धड़ाम, टुकड़े टुकड़े। लिंडा चीख मारकर 2 कदम पीछे हट गई। तुम हो क्या? एक थर्ड पार्टी हो जिसने किसी का घर तोड़ा, तुम मुझे लेक्चर दोगी? लिंडा, याद रखो, जब तक मैं इस घर में हूं तुम कभी सिर ऊंचा नहीं कर सकती। मेरी तेज बातों से लिंडा का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। एक्जेवियर, तुमने ये क्या किया? पिता रिचर्ड स्टडी से दौड़कर आए, लिंडा को थामा, मुझे गुस्से से देखा। तुम घर में घुसते ही बवाल मचा देते हो, कोई तमीज नहीं है? मैंने पिता की उस औरत को थामने वाली तस्वीर देखी और ठंडी हंसी हंसा। बवाल मचाता हूँ? ठीक है, अभी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मेरा बनता है वो दे दो, मैं विदेश चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। रिचर्ड चौंका, फिर नकली हमदर्दी का मास्क लगाया। ये क्या बकवास है? विदेश जाओगे कहाँ? ये तुम्हारा घर है, हम सब एक फैमिली हैं। मैं जैसे कोई बड़ा जोक सुना हो। फैमिली? रिचर्ड, तुम, लिंडा और जायन, तुम तीनों एक फैमिली हो। जिस दिन माँ गई उसी दिन मेरी फैमिली खत्म हो गई। बस जो मेरा हक है वो दो। रिचर्ड का चेहरा तन गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो फेक टोन में बोले, ठीक है बेटा, हम समझते हैं तुम परेशान हो। 50 लाख ले लो, घूम फिर कर आओ, मन शांत होगा। 50 लाख? रिचर्ड, आज तुम जहां हो वो माँ के नाना के पैसों की वजह से हो, माँ के गहनों और विरासत की वजह से। यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी माँ ने अपनी जान देकर बचाई, और तुम उनके पैसों से इस इंसान को पाल रहे हो, इनके बेटे को पढ़ा रहे हो, उनके घर में रह रहे हो, और उनके अपने बेटे को 50 लाख में निपटाना चाहते हो। शर्म कहाँ गई? लिंडा को गुस्सा आहत भी हुई। तो चाहते क्या हो, बताओ सीधे। मैं रेडी था। पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला, काम रहकर नंबर्स और शेयर्स के नाम एक एक करके बोले, पागल हो गए हो? ये नहीं हो सकता, आधी कंपनी छीन लोगे। नहीं मानते? कोई बात नहीं, बंगले के बाहर मैंने एक बॉम्ब रखा है, या तो अग्रीमेंट साइन करो और पैसे दो, या आज हम सब यहीं खत्म हो जाते हैं। सुनो जेवियर, तुम पूरे पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। लिंडा का चेहरा पत्थर जैसा हो गया, सांसें तेज हो गईं। वो मुझे घूरती रही, तौल रही थी कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। आखिर में मौत का डर जीत गया। अग्रीमेंट साइन हुई, अब बॉम्ब हटाओ जल्दी। चिंता मत करो, कोई बॉम्ब था ही नहीं, तुम्हें झांसा दिया, वैसे ही जैसे तुमने माँ को झांसा देकर शादी की थी, है ना? लिंडा को समझ आया उसे बेवकूफ बनाया गया। वो गुस्से से इतनी जली कि बोल नहीं पाई। उंगली उठाई लेकिन शब्द नहीं निकले। जो चाहिए था मिल गया, उन्हें घूरने की जरूरत नहीं थी। मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा। रुको, तुम्हारे भाई आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर आ रहे हैं। जो भी नाटक करना हो करो, ये खाना तुम्हें ठीक से खाना होगा। उनकी गर्लफ्रेंड फे है। शेन फैमिली कितनी पावरफुल है तुम जानते हो। हमें दुश्मन नहीं बनाना। सब एटीट्यूड छोड़ो और बिहेव करो। सीढ़ी पर मेरे कदम रुक गए, पूरा बदन जैसे जम गया। फे आज वो जायन की गर्लफ्रेंड के रूप में यहाँ आएगा? सोच भी नहीं पाया था कि अगले ही पल दरवाजा खुला। जायन फे का हाथ थामे मुस्कुराता हुआ अंदर आया। डैड, मॉम आ गए। रिचर्ड और लिंडा ने तुरंत चेहरे बदले, गर्मजोशी भरी मुस्कान लेकर आगे बढ़े। जायन से प्यार से मिले, फे के आगे झुककर तारीफें की। लेकिन फे जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुका, माथे पर बल पड़ा, जैसे तब पहली बार जाना कि मैं जायन का भाई हूँ। डिनर टेबल पर जायन और फे एक तरफ बैठे, मैं अकेला उनके सामने। पूरे खाने में मैं देखता रहा। फे ने जायन की प्लेट में खाना परोसा, उसके लिए पानी डाला। लिंडा ये सब देखकर खुशी से चमक रही थी। जायन, तुम और फे कैसे मिले, बताओ ना। जायन ने कोई रोमांटिक स्टोरी सुनाई, कह रहा था कि एक चैरिटी इवेंट में मिले, वहां एक बिल्ली को बचाया। यह सुनकर मुझसे हंसी नहीं रोकी गई। जायन को बचपन से जानता हूँ, उसे एनिमल्स से नफरत है।
बचपन में उसने एक बिल्ली को तड़पाया था। यह सब झूठ था। वो खुशहाल परिवार का नाटक चल रहा था। मेरा दिल नहीं था उसमें शामिल होने का। मैं उठा और गार्डन में चला गया। थोड़ी देर बाद जायन भी पीछे आया। जेवियर भाई, अकेले हवा खा रहे हो? वैसे मुझे पता है तुम उदास क्यों हो। सर्कल में सबने बताया फे और तुम्हारे बीच 3 साल की कहानी। मैं उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। शरीर में एक हल्की सी टेंशन आई, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। सच कहूं, जब पहले पता चला तो थोड़ी चिंता हुई। आखिरकार मेरे छोटे भाई की चाम तो लेजेंडरी है, कोई भी दिल दे बैठे। लेकिन अफसोस चेहरा अच्छा होने से नहीं चलता। तुम्हारी माँ मेरी माँ से हारी और तुम मुझसे हारे। ये 3 साल वो मेरी दी हुई भीख थी। अब असली ओनर वापस आ गया है। तुम जैसे नकली की एग्जिट हो जानी चाहिए। मैं धीरे धीरे घूमा। आंखों में जायन के लिए कोई गुस्सा नहीं था, कोई दर्द नहीं, सिर्फ ठंडी हंसी। भीख? जायन, तुम विदेश में रहते रहते भूल गए अपनी औकात? एक इंसान जो अपनी माँ की थर्ड पार्टी की वजह से किसी के घर में घुस पाया, जो चालाकी से किसी को फंसाता है, वो मेरे सामने भीख की बात करेगा? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की छोड़ी हुई चीजें उठाई और तुमने मेरी छोड़ी हुई लड़की। माँ बेटे दोनों एक जैसे हो, दूसरों का बचा खुचा ही नसीब है। जायन के चेहरे की मुस्कान एकदम जम गई, रंग बदलने लगा। तुम सोचते हो तुम जीत गए? मैं जेवियर हूं जो मुझे नहीं चाहिए, वो तुमने उठा लिया और उसे नगीने की तरह दिखा रहे हो। मैं पलटा और चलने लगा, लेकिन उसी पल पीछे से जायन की चीख सुनाई दी। वो ठोकर खाकर गिरा था। माथा गार्डन में रखे स्टोन बेंच के कोने से टकराया, खून निकल आया। जायन। लगभग एक साथ फे, रिचर्ड और लिंडा अंदर से दौड़ कर आए। जायन जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, माथा हाथों से दबाए। डैड, मॉम, प्लीज उन्हें मत डांटो। मैं खुद गिरा, उनकी कोई गलती नहीं। लिंडा अपने बेटे की तरफ दौड़ी, उसे गले लगाया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? वो ऐसे कर रहा था और तुम बचा रहे हो। रिचर्ड का चेहरा लाल था, उसने मुझे घूरा। जेवियर, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? मैं वहीं खड़ा रहा। नजर पिता पर पड़ी, झूठी स्टेप मदर पे और आखिर में फे पर। फे जायन के पास बैठा था, ध्यान से उसका घाव देख रहा था। फिर उसने सिर उठाया और नफरत से मुझे देखा। ठीक है, यह इंसान भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। जाहिर है जायन ही उसके दिल की जगह है। भरोसा क्यों करेगा मुझ पर? मैंने सोचा और एक कदम रखते हुए आगे गया। सबकी अचंभित नजरों के बीच मैंने पास रखा एक भारी सिरेमिक फ्लावर पॉट उठाया और बिना रुके जायन के उसी जख्मी माथे पर दे मारा। एक धीमी आवाज, फिर जायन की और भी दर्दनाक चीख। मैंने टूटा हुआ पॉट छोड़ दिया। अभी जो हुआ वो मैंने नहीं किया था, यह मैंने किया। सब स्टंट थे फेबी। मैंने हाथ में बचे सिरेमिक के टुकड़े फेंके और मुड़ा, लेकिन तभी एक मजबूत पकड़ ने मेरी कलाई थाम ली। फे था, उसका चेहरा अंधेरे जैसा था। मिस्टर रिचर्ड, अगर आपने अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाला तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। रिचर्ड दिल से डरा हुआ था फे की पावर से। फे जी, बिल्कुल, मैं इसे जरूर सजा दूंगा। तुरंत बॉडीगार्ड्स बुलाए। इस नालायक को पकड़ो, मंदिर में ले जाओ, घुटनों पर खड़े करो, हिम्मत मत करना। मैं स्ट्रगलिंग था, अपने पिता को गुस्से से देख रहा था।